नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको नेपाल के हिंसक आंदोलन और उससे हुए तख्तापलट के बारे में बताएंगे, जिसमें अब तक 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया। बैंक, शोरूम, दुकान, होटल्स को लूटा जा रहा है। यहां तक कि इस हिंसा में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी की मौत हो गई। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद केपी शर्मा ओली अंडरग्राउंड हो गए हैं। नेपाल में कई नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। आज आपको नेपाल के पूरे बवाल का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी आंदोलनकारी आखिर रुक क्यों नहीं रहे हैं और अब नेपाल का भविष्य क्या हो सकता है। जिस हामी नेपाल संगठन ने आंदोलन शुरू किया, अब प्रदर्शनकारियों पर उसके मैसेज का भी कोई असर नहीं हो रहा है। इस आंदोलन के एक और चेहरे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह हैं और दावा किया जा रहा है कि वो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। कौन है बालेंद्र शाह, हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर नेपाल के जेनजी को इतना गुस्सा क्यों आया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है नेपाल में फैला भ्रष्टाचार और नेताओं का परिवारवाद। नेताओं के बच्चों को ऐशो आराम से नेपाल के युवा देखकर नाराज थे, जिसका विरोध वो सोशल मीडिया पर कर रहे थे। अब इन्हें लग रहा था कि जब से नेपो किड्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया है, तभी से नेपाल की सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने में जुट गई है और वो असल में अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से और नेपाल से जुड़े 5 बड़े अपडेट्स आपको बताते हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे। पहला और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि नेपाल में अब भी हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी और सेना की कार्रवाई में अब तक कुल 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। दूसरा, ये विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब इनकी आड़ में नेपाल के बड़े बड़े बैंक, शोरूम, दुकानों, होटल्स को लूटा जा रहा है। जो पूरे दिन आप कहीं भी देख नहीं पाए, वो तमाम खबरें हम लेकर आपके सामने आने वाले हैं। इनमें भी राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक और हिमालयन बैंक की अलग अलग शाखाओं को निशाना बनाकर वहां पर लूटपाट की गई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें तीसरी तस्वीर है जब एक नेता के घर से लॉकर ही उठाकर प्रदर्शनकारी ले आए और उस तिजोरी को खोलने के लिए वो उसे तोड़ रहे हैं। बीच वाली तस्वीर में आपको एक प्रदर्शनकारी गन के साथ दिखाई दे रहे हैं, बंदूक के साथ दिखाई दे रहे हैं, राइफल उनके हाथ में है। और पहली तस्वीर में आप धू धू कर जलती हुई इमारतों को, सरकारी दफ्तरों को देख रहे हैं। तीसरा, प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिससे घर में मौजूद उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी की मौत हो गई है। केपी शर्मा ओली भी अपने इस्तीफे के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने नेपाल को छोड़ दिया है, लेकिन इन दावों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। चौथा अपडेट यह है कि काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सुरक्षा कारणों से स्थगित हो गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अब भी प्रदर्शनकारी ये योजना बना रहे हैं कि वो इन उड़ानों के दौरान आतिशबाजी और लेजर लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा अपडेट यह है कि इस वक्त नेपाल का संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और मंत्रियों के दफ्तर प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है और इन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया है। यह हिंसा भी तब हुई है जब इस्तीफे से पहले केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए बैन को वापस ले लिया था और यह भी कहा था कि प्रदर्शन में मारे गए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और एक कमेटी की मदद से इस हिंसा की जांच कराई जाएगी। लेकिन यह आग नहीं थम रही। प्रदर्शनकारी सरकार के इन फैसलों से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने सिर्फ 2 घंटे में पूरी सरकार को गिरा दिया और अब स्थिति यह है कि सरकार भी गिर चुकी है, लेकिन यह हिंसा रुक नहीं रही है। और अब से कुछ देर पहले यह खबर आई है कि काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है और सेना के भी हथियार लूट लिए गए हैं। आप इस वीडियो को देखिए जिसमें प्रदर्शनकारी हथियारों के साथ नेपाल की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो काठमांडू के सिंह दरबार की हैं। ये 2 तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, जिसे शेर का महल भी कहा जाता है। मौजूदा वक्त में नेपाल के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के दफ्तर इसी सिंह दरबार में थे। एक हम आपको दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं सिंह दरबार की और ये रात की तस्वीर है सिंह दरबार की।
धू धू कर जलती ये इमारत अब खंडहर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ये सिंह दरबार महल था पहले और तमाम सरकारी दफ्तर अब इसमें चलते थे। आज प्रदर्शनकारियों ने इसमें तोड़फोड़ और आगजनी की और आप देख सकते हैं कि ये सिंह दरबार इस वक्त भी रात के 9 बजे जल रहा है। ये तस्वीर अगर हम बड़ी स्क्रीन पर भी एक बार अपने दर्शकों को दिखा देंगे, शायद ये कल सुबह तक इसी तरह जलता रहेगा। देखिए, जिस सिंह दरबार को रात के अंधेरे में आप इस तरह से धू धू कर जलते हुए देख रहे हैं, शायद ये आने वाले वक्त में नेपाल में हुए इस विद्रोह की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। तो आइए आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये वही सिंह दरबार है जो रात में इस तरह से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन में जब पहली बार यहाँ पर हिंसा हुई थी तो एक धुएं का गुबार था, लेकिन धीरे धीरे कैसे ये पूरी इमारत अब जलती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बार आपको सिंह दरबार की रात की तस्वीर फुल फ्रेम दिखाते हैं, क्योंकि जब ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं तो ड्रोन से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जलती हुई ये इमारत दिख रही है। लेकिन इसी में जब आप इसका एक सेक्शन देखते हैं, सिंह दरबार जो आगे से था, अगर आप सिंह दरबार को इस वक्त सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको दिखेगी एक भव्य इमारत जो नेपाल की पहचान थी। तमाम सरकारी दफ्तर यहां से चलते थे, लेकिन अब ये रात में इस तरह से जलती हुई दिखाई दे रही है और शायद रात भर ऐसी जलती रहे, क्योंकि यहां पर अब कल्पना करना मुश्किल है कि इस आग को रात के अंधेरे में जहां पर लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, यहां पर कौन बुझाएगा। लेकिन सिंह दरबार की ये आग, रात में जलती ये इमारत आने वाले वक्त में प्रतीक बनेगी इस नेपाल के विद्रोह का, जिसमें जेनजी ने सत्ता सिंहासन को खाली करने की ठानी थी और उसी का प्रतीक ये बन रही है। एक बार दिन की तस्वीरें इसकी दिखा दीजिए। ये पूरा ये जो फसाड आप देख रहे हैं ना, बीच वाले पार्ट में यहां से यहां तक, यहीं पर तमाम जो दफ्तर बड़े बड़े यहां पर मौजूद थे। सिंह दरबार का निर्माण 117 साल पहले हुआ था। साल 1908 में इसका निर्माण हुआ था। आप कल्पना कीजिए, उस वक्त ये नेपाल के राजा का शाही महल हुआ करता था, जिसे लेकर शुरू से ही विवाद रहा। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, आरोप लगता था कि 50 हेक्टेयर में फैला ये महल मंदिरों की जमीन पर बनाया गया था और इसके निर्माण के लिए उस वक्त के राजा ने अंग्रेजों को जंगल बेच दिए थे। यह आरोप हमेशा वहां लगता रहा इस महल पर। पैसे दिए और उसके बाद वहां महल खड़ा किया गया था, जो बाद में एक सरकारी सचिवालय बना। साल 1973 1973, जिसके बाद अगर आप देखिएगा तो साल 1973 के बाद से यहां एक दुर्घटना के बाद आग लगने की घटना हुई थी, लेकिन इसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया था। पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन उसके बावजूद अब देखिए फिर से ये महल आज दोपहर से जल रहा है। और अब जब आप ये तस्वीरें रात की देखते हैं, पलट दीजिए, रात की तस्वीरें दिखा दीजिए। रात में क्या हाल है इस इमारत का, जैसे खंडहर में बदल चुका है और अंदर से आग ही आग, जिसकी लपटें निकलती हुई इस इमारत से दिखाई दे रही हैं। देखिए, आपको पता चलेगा कि नेपाल की यह हिंसा कहां तक पहुंच गई। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि ये सिंह दरबार में रात के जलने की ये तस्वीरें आने वाले वक्त में मुझे लगता है सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर देखी जाएंगी उस विद्रोह की जो यहां पर हुआ है। साल 2001 से आप देखिए वहां पर ऐसी घटना घटी जब राजशाही में सबसे बड़ा मर्डर हुआ था और जो वहां युवराज थे उन्होंने राजा को ही और अपने पूरे परिवार के 8 सदस्यों को मार दिया था। फिर साल 2008 तक राजा ज्ञानेंद्र, उनके भाई, राजा बन के रहे। लेकिन उसके बाद से ही जब 2008 में लोकतंत्र वहां पर आया, जनता के विरोध प्रदर्शन से आया, उसके बाद से ये तमाम महल दफ्तरों में तब्दील हो गए थे। लेकिन आज लोकतंत्र से भी चुने हुए जो ये लगातार बार बार बदलने वाले अस्थिर अस्थायी सरकार देने वाले प्रधानमंत्री थे, उन सब से जनता का विश्वास हट गया। और एक दो नहीं, ऐसा नहीं है कि केपीएस ओली ही सिर्फ उनके निशाने पर थे। जितने प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं उन सब पर निशाना साधा है नेपाल के आम लोगों ने।
जेनजी से शुरू हुआ यह आंदोलन आज भी उसी तरह से रात में धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये खबर दिखा रहे हैं हम, तब भी नेपाल के कई इलाकों में तनाव बना हुआ है और लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इतिहास नेपाल की इस घटना को जब जब याद करेगा तब तब ब्लैक और व्हाइट की तरह इन दो तस्वीरों की हमेशा बात की जाएगी। इसमें एक तरफ वो युवा है, वो जेनजी युवा है जो आज नेपाल की जोड़तोड़ की सरकार को उखाड़ फेंकने का जश्न मना रहे हैं। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सड़कों पर उतरे हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए, जिसकी वजह से उनके अवसरों को छीनकर नेपो किड्स जिन्हें वो कह रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के बच्चों के हाथ में मौके दे दिए गए। और दूसरी तरफ वो नेपाल है जो आज सरकार विरोधी आंदोलन में बुरी तरह जल रहा है, क्योंकि अगर वहां की संसद, अगर नेपाल की राष्ट्रपति भवन, अगर वहां का सुप्रीम कोर्ट सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है तो ये नेपाल का बहुत बड़ा नुकसान है। इस जलते हुए नेपाल में ना सिर्फ लोगों का आक्रोश दिखाई देता है, बल्कि इन तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि एक देश जब बेकाबू हो जाता है तो वहां क्या क्या हो सकता है। नेपाल में हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आज नेपाल में जो कुछ भी हुआ है वो उसके लोकतंत्र को गहरे जख्म देकर जाएगा और शायद आज से नेपाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज नेपाल की आम जनता सरकार के खिलाफ विद्रोहियों की तरह सड़कों पर उतरी। उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जो भी सरकारी सामान दिखा, जो भी सरकारी दफ्तर दिखा, जो भी सरकारी लोग दिखे, उन सब पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले तो प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में नेपाल के संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी नेपाल के न्यू बानेश्वर इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने पहले संसद भवन में तोड़फोड़ की और इसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया। ये वही नया संसद भवन था जिसका निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ था। नेपाल में टैक्स पेयर्स के पैसे से संसद भवन पर लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये जो आप इस वक्त तस्वीरें मेरे साथ टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संसद भवन की तस्वीरें हैं। 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस पे, लेकिन सरकार के विरोध में हिंसक भीड़ इतनी बेकाबू हुई कि उसने यहां ना सिर्फ तोड़फोड़ और आगजनी की, बल्कि कुछ लोग संसद भवन में रखे सामान को लूट कर भी वहां से चले गए। देखिए, जैसे सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था और बेकाबू गुस्सा था और सब कुछ खत्म करने पर लोग उतारू थे। संसद भवन की तरह हिंसक भीड़ ने काठमांडू के शीतल भवन पर भी हमला किया, जो वहां का राष्ट्रपति भवन है। और कहा जा रहा है कि इस आगजनी से पहले राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भी एक हेलीकॉप्टर से सेना ने एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। देखिए, ये तमाम सूत्रों से मिली जानकारी है। जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें कुछ जानकारियां छन छन कर आ रही हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। ऐसा मुमकिन है कि इस हेलीकॉप्टर से उन्हें वहां से हटाया गया और अब भी राष्ट्रपति भवन में लगी आग बुझी नहीं है। देखिए, आज काठमांडू के लगभग हर उस इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई जहां सरकारी दफ्तर या सरकारी इमारतें मौजूद थी। और उसी कड़ी में आप ये देख रहे हैं, इनमें हिंसक भीड़ का एक गुट नेपाल के सिंह दरबार में घुस गया, जहां सारे मंत्रियों के दफ्तर मौजूद है। प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार पर कब्जा कर लिया और एक वक्त के बाद स्थिति ये हो गई कि सिंह दरबार को भी आग के हवाले कर दिया गया। उसी की तस्वीरों के साथ हमने बुलेटिन की शुरुआत की थी। देखिए, वहां भी प्रदर्शनकारी सरकारी दफ्तर का सामान अपने साथ लूट कर ले गए थे। पहले नेपाल के जो सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए थे कि आप रजिस्टर कराइए, और अगर रजिस्टर नहीं करते हैं, वो काम नहीं करते हैं, और जिस आदेश पर सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को फिर बैन कर दिया था, उस सुप्रीम कोर्ट को भी प्रदर्शनकारियों ने अपने गुस्से का निशाना बनाया। तस्वीर आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के साथ अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में भी सैकड़ों लोगों ने तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट की। और कहा जा रहा है कि सेना की जिन टुकड़ियों को सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, वो टुकड़ियां वहां से हट गई थी और प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट पर भी अपना कब्जा कर लिया। इस हिंसा के दौरान अलग अलग जिलों और शहरों में कई बड़े नेताओं और मंत्रियों पर भी जानलेवा हमले हुए। ये तस्वीरें भी आपको हैरान करेंगी, कुछ तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आजू राणा देउबा पर हमला किया, जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त। आजू राणा देउबा नेपाल के विदेश मंत्री हैं और सुबह तक कहा जा रहा था कि उन्हें नेपाल की सेना किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने वाली है, लेकिन इससे पहले ही भीड़ ने उन पर और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ मारपीट की। और हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उनमें ये दोनों नेता खून से लथपथ दिख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और बहादुर देउबा पर हिंसक भीड़ ने इसलिए भी हमला किया क्योंकि नेपाल की आम जनता उनके बेटे जय बीर देउबा को एक नेपो किड मानती है
और उन पर यह आरोप लगता है कि वो अब तक टैक्स पेयर्स का पैसा अपने बेटे पर खर्च कर रहे थे। तस्वीरें देखिए, यही कहानी नेपाल के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल की है, जिन्हें आज गुस्साई भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और अब भी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि गुस्साई भीड़ ने उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के साथ क्या किया है। देखिए, सड़क पर वो भागते रहे, लोग उन्हें खदेड़ कर पीटते रहे। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जो निजी आवास है वहां पर भी तोड़फोड़ की। ये झापा में उनका घर है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ इस्तीफा दे चुके गृह मंत्री रमेश लेखक के घर को भी आग लगा दी गई। ये तस्वीरें उनके घर की हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर पर भी हमला किया और उनके घर में रखे कैश को जनता के बीच उड़ा दिया। देखिए, इससे पहले काठमांडू में नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय पर भी एक बड़ा हमला हुआ और आप इन तस्वीरों को भी आज जरा देखिए, क्योंकि ये नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुर की तस्वीरें हैं, जिसकी शुरुआत साल 1993 में हुई थी। आरोप है कि कांतिपुर ने इस विरोध प्रदर्शन की आलोचना की थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इसकी इमारत को आग के हवाले कर दिया। और इसी तरह का हमला दमक के ओली टावर पर हुआ है और यहां भी आगजनी के बाद सेना की सभी टुकड़ियां पीछे हट गईं। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि वो मौजूदा सरकार के किसी भी निशान को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी घटना काठमांडू में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर पर हुई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी को बुरी तरह पीटा और इसके बाद उनके घर में आग लगा दी गई। नेपाल का मीडिया बता रहा है कि इस घटना में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी घायल होने के बाद बुरी तरह जल भी गई थी और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां उनका इलाज किए जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए हम ब्लर करके दिखा रहे हैं। सोचिए, आज नेपाल में क्या नहीं हुआ। ये बात मानी जा सकती है कि नेपाल की सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ था और वो आम जनता के हित में काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी इस तरह अपने देश को के संसद भवन को आग लगा देना, राष्ट्रपति भवन को लूट लेना या पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जान से मार देना, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। ठीक उसी तरह से जैसे 22 प्रदर्शनकारियों की मौत अगर आंदोलन की वजह से कर दी जाती है, हो जाती है, तो ये वहां की पुलिस की सख्ती पर सवाल बीते दिन उठ रहे थे, क्योंकि कल रात तक जो खबर आई थी उसने भी पूरे नेपाल को परेशान कर दिया था कि आखिर आंदोलन के लिए निकले हुए छात्रों पर इस तरह के हमले क्यों किए जा रहे थे पुलिस प्रशासन की तरफ से कि उनकी जान चली गई। सोचिए, कल तक जो नंबर 18 था वो आज मरने वालों की संख्या प्रदर्शनकारियों में से 22 हो गई। वहीं दूसरी तरफ आज जो पथराव, झड़प, आंसू गैस, गाड़ी में आग, तोड़फोड़, सिक्योरिटी वैन रोकी, टायर जलाए गए, प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है, गेंद तोड़े गए, गेट अलग अलग जगहों के तोड़े गए हैं। ड्रोन तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से जगह जगह पर आगजनी हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें वहां की आग के हवाले कर दी गई हैं। अगर संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, सिंह दरबार, जो सबसे प्राचीनतम प्रतीक थे नेपाल की संस्कृति के, वो सब कुछ आग के हवाले कर दिए गए हैं, तो नुकसान किसका हुआ है? नेपाल का हुआ है। लोकतंत्र में कभी भी इसकी जगह नहीं हो सकती और ये बात आज पूरी दुनिया कह रही है। कहते हैं कि घर जलने के बाद पानी ढूंढना बेकार है और आज नेपाल में यही हुआ है। जिन संगठनों ने नेपाल के युवा प्रदर्शनकारियों को आंदोलन करने के लिए तैयार किया था, आज वही संगठन इन प्रदर्शनकारियों को हिंसा करने से रोक नहीं पाए। वो लगातार कोशिश कर रहे थे, जो हम आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कई सारी बातें हैं जो इसमें आपको समझनी होंगी कि आखिर ये परिस्थितियां ऐसी बेकाबू क्यों हो गई। प्रदर्शन जो बीते दिन हुआ था, एक तो प्रदर्शनकारियों की मौत सबसे बड़ी वजह बनी और लोगों में गुस्सा फूटता चला गया। और आज सिर्फ 18 से 18 साल तक वाले लोग नहीं थे, जेनजी नहीं था, आज तमाम लोग इसमें जुड़ गए थे इस आंदोलन में। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि लोगों का गुस्सा कितने चरम पर था। अब जल्दी से देखिए, ये देखिए, जो हामी नेपाल, जिस संगठन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, वो कहने लगा सरकार पहले ही गिर चुकी है, पीछे हटे और तबाही बंद करें। जिन संगठनों ने ये गुजारिश की थी पहले, वो कह रहे थे कि आप सड़कों पर निकलिए, वही संगठन समझाने लगे कि सरकार गिर गई है, पीछे हटे और पीछे हटकर आप तबाही बंद करें। हिंसा और एक भी जिंदगी का जान और अधिक पीड़ा लाता है। एक भी व्यक्ति की अगर जान जाती है तो वो और भी पीड़ा लाता है। ये तमाम बातें बताई जाने लगी, ये समझाया जाने लगा। उसके बाद से देखिए, इस पागलपन को रोकें, क्योंकि उसके बाद से तब तक यूथ अगेंस्ट करप्शन, ये जो हामी नेपाल है, ये समझने लगा था कि इस पागलपन को रोकना जरूरी है। इस पागलपन को रोकें, अनुशासित और एकजुट रहे।
उस बेहतर नेपाल के निर्माण पर ध्यान लगाएं जिसके लिए हम सभी लड़े थे। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि नेपाल की जो प्रतीकात्मक सबसे बड़ी इमारतें हैं, जो नेपाल है, नेपाल में ही इमारतें आग के हवाले कर दी जाए। देखिए, इसके अलावा इसी संगठन ने एक और बयान में यह बताया कि नेपाल में जिन बैंकों को प्रदर्शनकारियों ने लूटा है उसका संगठन से कोई संबंध नहीं है। अब जब इस तरह की बदनामी होने लगी, क्योंकि ये जो बर्बादी हो रही थी नेपाल में, उसको लेकर जगत तरह तरह की बातें लिखी जाने लगी, जिसके बाद हम ही नेपाल जो संगठन था उसने साफ साफ कहा, दिस इज नॉट अस, ये हम नहीं है। वो बार बार नेपाल की जनता को ये समझा रहे थे कि ये हमारा काम नहीं है। हमें बैंक लूट की खबरें मिली हैं, वो यहां पर लिखते हैं, बैंक लूटने वाले जेनजी नहीं है, ये हमारा आंदोलन नहीं है। तो जो संगठन पहले आंदोलन के लिए लोगों को बुला रहे थे, उन्होंने बाद में इस तरह की सफाई जारी की, कहा हम कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे, लूटपाट करना एक अपराध है। और इसी में उन्होंने लिखा कि जो खबरें मिल रही हैं कि राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक, हिमालय बैंक, इन सबको लूटा गया है, वो हमारा काम नहीं है। इस हिंसक आंदोलन के भी दो बड़े चेहरे रहे, एक है सुदन गुरुङ और दूसरे हैं बालेन्द्र शाह, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, सुदन गुरुङ संस्थापक है हामी नेपाल एनजीओ के, और ये इस आंदोलन का बहुत बड़ा चेहरा रहे, क्योंकि सदन गुरुङ ने ही युवाओं को प्रेरित किया कि ये आपका नेपाल है, ये हमारा नेपाल है, हमें अपने नेपाल को वापस अपने हाथों में लेना होगा। इनमें 36 साल के सदन गुरुङ हामी नेपाल एनजीओ के संस्थापक हैं, जबकि अगर आप देखिए दोनों ही युवा हैं। अगर उनकी उम्र 36 साल है सदन गुरुङ की, तो ये है बालेन्द्र शाह, जिनकी आज खूब चर्चा हो रही है। और मैंने इसीलिए पोस्ट भी हाथ में मैं लाई हूं, क्योंकि बालेन्द्र शाह मेयर है काठमांडू के, ये रैपर भी हैं और इन्होंने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में हिस्सा भी लिया। वो काफी सक्रिय भी रहते हैं सोशल मीडिया पर, और ये एक जो उसके बाद से बहुत तेजी से फैल रहा था पूरे नेपाल में सोशल मीडिया पर, जेनजी अपील टू बालेन। वो कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि आपको, बालेन्द्र शाह को, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो ये वो पोस्ट है जो हम स्क्रीन पर भी अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। और इन सब के जरिए ये एक संदेश देने की कोशिश थी कि भाई देखिए, नेपाल की जनता अब चाहती है कि युवाओं के हाथ में नेपाल हो। 35 साल के बालेन्द्र शाह काठमांडू के मेयर हैं। कहा जा रहा है कि बालेन्द्र शाह नेपाल के अगले पीएम बन सकते हैं, और ये जो एक टेम्पलेट था उनके पीएम बनने को लेकर, ये बहुत तेजी से वहां वायरल हो रहा था। अब एक एक करके हम आपको इन दोनों के बारे में बताते हैं। 36 साल के सुदन गुरुङ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नेपो किड्स का मुद्दा उठाया। 8 सितंबर को जब जेन जी युवाओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में क्या लिखा था, उसे मैं आपको पढ़कर बताती हूं। भाइयों बहनों, 8 सितंबर कोई आम दिन नहीं है, ये वो दिन है जब हम नेपाल के युवा खड़े होकर कहेंगे अब पहुंचे। बहुत लंबे समय से भ्रष्टाचार ने हमारा भविष्य, हमारे सपने, हमारी गरिमा छीन ली, हमको देख रहे हैं। आज हम कहते हैं कि अब और नहीं, ये हमारा समय है, ये हमारी लड़ाई है। 8 सितंबर को मैतीघर, मंडला में हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम अपनी मुट्ठियां भींचेंगे, हम एकता की शक्ति, उन लोगों की शक्ति दिखाएंगे जो भ्रष्टाचार के आगे झुकने से इनकार करते हैं। तो उन्होंने कहा, हम अपनी मुट्ठियां भींचेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। सदन गुरुङ ने नेपाल के हर युवा में यही उनसे संदेश दिया कि इस आंदोलन के दौरान वो अपनी आवाज उठाएंगे और अपनी मुट्ठियां भींचकर ये दिखा देंगे कि वो झुकने वाले नहीं। आप देखिए कि आज हुआ भी यही। सदन गुरुङ सामाजिक कार्यकर्ता बनने से पहले इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे, और नेपाल में उन्होंने कई नेताओं के लिए रैलियां भी आयोजित की थी। लेकिन इसके बाद साल 2015 के भूकंप ने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो अपने एनजीओ के जरिए नेपाल के भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं में प्रभावित लोगों की मदद करने लगे। और अब तो उन्होंने नेपाल की सरकार ही गिरा दी, अपने दम पर युवाओं को इकट्ठा किया और ये कहा कि ये सरकार एक आपदा की तरह थी, उन्होंने तो सिर्फ अपनी मुट्ठी भींचकर नेपाल के लोगों की मदद की है। इस आंदोलन का दूसरा बड़ा चेहरा अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो है बालेन्द्र शाह। और जिस पोस्ट की हम बात कर रहे थे, यही वो पोस्ट है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जेन जी अपील्स टू बालेन्द्र। बालेन्द्र शाह इनका नाम है, 35 साल इनकी उम्र है, जिन्हें बालेन्द्र शाह भी कहा जाता है। आज बालेन्द्र शाह को लेकर कई पोस्टर्स जारी हुए हैं जिनमें उन्हें नेपाल की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो रही है।
आप देखिए जो पोस्टर में लिखा हुआ है उसमें यही अपील की जा रही है। आज जब काठमांडू में हर तरफ अफरा तफरी मची थी, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे थे, तब बालेंद्र शाह का जनता स्वागत कर रही थी और पुलिस के घेरे के साथ वो काठमांडू की सड़कों पर लोगों का धन्यवाद कर रहे थे। अब आप ये देखिए कि बालेंद्र शाह है कौन। पहली बात तो यह है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, जिसके कारण उन्हें लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है। किनके खिलाफ गुस्सा है? जो वहां पारंपरिक पार्टियां थी, जो बड़े बड़े नेता थे। अब आप देखिए 2022 में उन्होंने बतौर निर्दलीय काठमांडू के मेयर पद का चुनाव जरूर लड़ा था और इसीलिए निर्दलीय होते हुए किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, काठमांडू के वो मेयर है। 35 साल के भी हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को चुनाव में उन्होंने आसानी से मेयर के लिए चुनाव में हरा दिया था। इसके अलावा राजनीति में आने से पहले वो एक रैपर भी थे। रैपर यानी गाना गाते थे और पेशे से वो एक सिविल इंजीनियर भी है, तो पढ़े लिखे भी हैं, रैपर भी हैं, यानी लोगों का मनोरंजन भी अपने गानों से एक वक्त पर करते होंगे। और जब वो निर्दलीय चुनाव के लिए मेयर के उतरे तो सभी ने उनको जिता दिया। युवाओं की पसंद है बालेंद्र और इसीलिए शायद ये गुजारिश सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की जा रही थी कि उनके हाथों में कमान दी जाए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। इसके अलावा राजनीति में आने से पहले वो कई तरीके से युवाओं से जुड़े रहे हैं, ये सब उनके पक्ष में जाता है। 2023 में टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे इमर्जिंग लीडर्स की सूची जारी की थी, जिनमें बालेंद्र शाह का नाम भी शामिल था। तो टाइम्स के टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स में बालेंद्र शाह का नाम था। इसके अलावा युवाओं के बीच बालेंद्र शाह की छवि सिंघम जैसी है। वो भ्रष्टाचार को जड़ से हटाने की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाऊंगा। इसके अलावा युवाओं के बीच बालेंद्र शाह की छवि जो है वो एक बहुत ही दमदार पॉलिटिशियन की है। सरकारी स्कूलों, अस्पतालों की तस्वीर वो बदलना चाहते हैं। जो प्राइवेट कंपनियां, उद्योगपति टैक्स की चोरी कर रही हैं, उन्हें वो सजा देना चाहते हैं। तो ये उनका रोड मैप है नेपाल के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आजकल के युवाओं की तरह हैं, जिन्हें ब्लॉग्स और रील्स बनाना बहुत पसंद है और जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। और इसी वजह से नेपाल के युवाओं को लगता है कि उन्हें नेपाल का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो ये आप उनके कुछ रील्स और कुछ वीडियोस यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें वो अलग ही अंदाज में दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर। और ये उनका एक तरीका है जिससे वो लोगों से मिलते हैं। बालेंद्र शाह के अलावा नेपाल में एक और नेता है जिनकी बहुत चर्चा है और उनका नाम है रवि लामी छाने। ये नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिनके 21 सांसद 2022 के चुनाव में जीते थे और आज इन सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल का मीडिया कह रहा है कि धोखाधड़ी के जिस मामले में रवि लामिछाने को गिरफ्तार किया गया था, उस मामले में आज वो रिहा भी हो गए हैं और उन्होंने नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव भी दे दिया है। इस सब के बीच नेपाल के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़कर जा चुके हैं या नेपाल की सेना ने उन्हें किसी सेफ हाउस में उनके परिवार के साथ रखा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि केपी शर्मा ओली से आखिर नेपाल के लोग इतना नाराज कैसे हो गए? आपको शायद ये किसी ने नहीं बताया है, लेकिन हम आपको बताते हैं। एक जमाने में ओली को नेपाल का हीरो माना जाता था। जिस वक्त नेपाल में राजशाही शासन को हटाने के लिए आंदोलन हो रहा था, तब केपी शर्मा ओली ने वामपंथ की जड़ों को वहां मजबूत किया और वो 14 सालों तक कैद में रहे, जिसकी वजह से उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो निडर, निर्भीक थे। लेकिन नेपाल में कहा जाता है कि राजनीति के दीमक ने उनके इरादों को खोखला कर दिया। जो ओली पहले नेपाल के गरीब लोगों की बात करते थे, वो हर दिन के साथ सिर्फ खुद अमीर होते चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति पिछले 10 सालों में 100 करोड़ रुपए की हो गई और उनके खिलाफ आम जनता सबसे ज्यादा तब भड़की जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया। 5 साल पहले 2020 में केपी शर्मा ओली अपने पैतृक गांव में अपने जन्मदिन का केक काटना चाहते थे। अब सोचिए उन्होंने क्या किया। पैतृक गांव जाना था केक काटने के लिए, लेकिन वहां उस वक्त हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए कोई हेलीपैड नहीं था, जिसके बाद 4 लाख रुपए खर्च किए गए। उनके लिए बाकायदा हेलीपैड बनाया गया ताकि वो वहां पर उतरे और वहां पर केक काटे। इसके बाद ओली अपने समर्थकों के साथ 3 हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव पहुंचे और वहां भी उन्होंने नेपाल के नक्शे वाला केक काटकर जश्न मनाया, जिस पर काफी विवाद हुआ और उस घटना ने उनकी छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आज आप देखिए कि केपी शर्मा ओली को फिर से प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा है।
अभी ये जानकारी स्पष्ट नहीं है कि केपी शर्मा ओली ने नेपाल छोड़ा है या नहीं, लेकिन हमें खबर मिली है कि काठमांडू में जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई बड़े मंत्री नेपाल छोड़ने के लिए आज एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। और अब से कुछ ही देर पहले यह खबर भी आई कि नेपाल में ललितपुर के नक्खू जेल से 1,500 कैदी फरार हो गए हैं और कई इलाकों में अब भी लूटपाट हो रही है। कुछ जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों में, ये वीडियो देखिए, पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के सामने सरेंडर कर दिया, वो इस तरह से पीछे हट गए। नेपाल में किस कदर हिंसा है वहाँ पर दिखाते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अभी भी देखिए किस कदर यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं कि ये नगर पालिका में इस जगह यहाँ पर मौजूद है। और जब आपने देखा कतारों में पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, सरेंडर कर रहे थे। हमारे साथ भी कई लोग नेपाल से लगातार आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। उनमें से कई ने ये बताया कि पुलिस वाले उनके घर के सामने जाकर उनसे गुहार लगा रहे थे, भीख मांग रहे थे कि हमें कुछ जो आम कपड़े हैं, सिविलियन कपड़े हैं, वो दे दीजिए ताकि हम अपनी जान बचा सके, क्योंकि हमारा कोई लेना देना नहीं है सरकार के भ्रष्टाचार से है। लेकिन चूंकि वो वर्दी में थे तो उन पर भी प्रदर्शनकारी टूट पड़ रहे थे। वो अपनी हथियार कहीं पर रखने को तैयार थे, उनसे कह रहे थे कहीं हथियार हमारे रखवा दीजिए, हमें सिविलियन कपड़े आम लोगों के दे दीजिए ताकि हम अपनी जान बचा सकें। इसमें महिला कांस्टेबल्स भी शामिल थी। नेपाल की ये तस्वीरें भारत के लिए भी काफी चिंताजनक है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को नेपाल न जाने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो भारतीय नागरिक अब भी नेपाल में मौजूद हैं, उन्हें अपने मौजूदा ठिकानों पर ही रहना चाहिए। वो सड़कों पर बाहर ना निकले, पूरी सावधानी बरतें। साथ ही ऐसे लोगों को नेपाल की लोकल अथॉरिटीज और काठमांडू में भारतीय दूतावास की सलाह का पालन करने के लिए कहा गया है। नेपाल और भारत के बीच कुल 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे 5 राज्यों में लगती है। इनमें सबसे ज्यादा 729 किलोमीटर लंबी सीमा बिहार से लगती है और बिहार से आमतौर पर भी आप देखेंगे तो बहुत आना जाना लोगों का है वहां। अगले महीने विधानसभा के चुनाव वहां पर होने हैं। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच सदियों से रोटी बेटी का रिश्ता माना गया है, जिसमें रोटी का मतलब यह है कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ काम करने के लिए आते रहते हैं और उनके बीच रोटी का रिश्ता रहा है, जबकि बेटी का मतलब यह है कि दोनों देशों के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध रहे हैं। नेपाल यह भी कहता है कि वो देवी सीता की जन्मभूमि है, जो भगवान श्री राम को नेपाल से जोड़ती है और इसीलिए कहते हैं कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। 1950 की एक संधि के तहत भारत और नेपाल के लोग बिना वीजा के आसानी से इधर उधर आ जा सकते हैं। भारत नेपाल को 600 मेगावाट बिजली की भी सप्लाई करता है और नेपाल में पूरे साल में जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें 30% अकेले भारत से लोग होते हैं जो नेपाल के दौरे पर जाते हैं, नेपाल पहुंचते हैं। और भारत में भी इस वक्त नेपाली मूल के 80 लाख लोग रह रहे हैं जो यहीं हमारे देश में रहकर काम करते हैं। नेपाल में 90% पेट्रोल डीजल भी भारत से ही आता है और दोनों देशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच 73,468 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जिसमें 62,502 करोड़ रुपए का निर्यात हमने नेपाल को किया था और नेपाल से हमारा आयात सिर्फ 10,965 करोड़ रुपए था। और इसीलिए नेपाल में अगर अस्थिरता का माहौल पैदा होता है तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। नेपाल में अब तक जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक पूरी टाइमलाइन है और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसके बारे में बताना चाहती हूं, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो नेपाल में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है वो अपने आप में एक प्रतीक है कि इस वक्त स्थितियां कैसे खराब हुई हैं। देखिए, नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपो किड ट्रिगर, अब इसको आपको समझना पड़ेगा। नेपो किड्स, ये लाइन है, नेपो किड्स शो ऑफ देयर लाइफस्टाइल बट नेवर एक्सप्लेन वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, आवर टैक्सेस, देयर लग्जरी, वी पे, यू फ्लेक्स। ये लाइनें देखिए जो यहां पर लिखी गई हैं, ये बहुत तेजी से वायरल हुआ। इन लाइनों ने नेपाल की जनता को गुस्से से भर दिया। लोगों को यह लगने लगा कि नेताओं के बच्चे तो ऐशो आराम पे जी रहे हैं,
टैक्स हमारा है, लेकिन आम जनता के बच्चे गरीबी में मर रहे हैं। ऊपर से बीते दिन के प्रोटेस्ट के बाद जब ये खबर आई और ज्यादातर लोग यही दावा कर रहे थे कि जो 18 लोग बीते दिन तक मारे गए थे उनमें से कुछ स्कूली बच्चे भी थे। लोगों का गुस्सा आसमान पर था। काठमांडू की एक न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है प्रेस अड्डा। इस वेबसाइट ने इन हिंसक विरोध प्रदर्शन से सिर्फ 2 दिन पहले 6 सितंबर को एक लेख प्रकाशित किया था और इसमें क्या लिखा था वो पढ़िए। ये ऐसा सिर्फ एक लेख नहीं है बल्कि ऐसे कई लेख नेपाल में लगातार लिखे जा रहे थे जहां कहा जा रहा था कि नेपो किड्स के मुद्दे पर जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसमें लिखा है कि सोशल मीडिया पर लोग लग्जरी कारों, ब्रांडेड कपड़ों, विदेशी यात्राओं और नेताओं के बच्चों की आलीशान पार्टियों की तुलना आम जनता के रोजमर्रा के संघर्षों से कर रहे हैं। बार बार जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे फोटो डालते हैं, घूमने गए हैं विदेश में, जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे डालते हैं अपनी बड़ी बड़ी महंगी कारों की तस्वीरें डालते हैं, अपने मकानों की तस्वीरें डालते हैं, उन सब की चर्चा करते हुए कहा गया कि इसका पैसा कहां से आता है। ये गाढ़ी कमाई से जो लोग कमाते हैं अपने घरों के लिए, टैक्स कटता है, वही टैक्स का पैसा ये नेपो किड्स दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड, बाबूराम भट्टाराय और उनके बच्चों की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। तो ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही थी, कई आर्टिकल्स उस पर लिखे जा रहे थे और सबसे ज्यादा गुस्सा अगर भड़का तो यही कि नेपो किड्स यानी जो नेताओं के बच्चे हैं, जो वीवीआईपीज के बच्चे हैं, वो तो ऐश कर रहे हैं। आम लोगों के बच्चों को आप सड़कों पर आंदोलन करते हुए मार देंगे। नेपाल की आम जनता और ज्यादातर युवाओं को यह लग रहा था कि जब से उन्होंने नेपाल मीडिया पर, माफ कीजिएगा, उन्होंने सोशल मीडिया पर नेपो किड्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तभी से नेपाल की सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने में जुट गई, क्योंकि हैशटैग नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चे, उनके साथ जब ये तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं के बच्चों की वायरल होने लगी तो इन तमाम नेताओं को लगा कि हमारे बच्चों की तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बदनामी की जा रही है। और यही आरोप है कि नेपाल की सरकार जब उनके बच्चों की तस्वीरें डाली जाने लगी, जब नेताओं के, मंत्रियों के बच्चों की तस्वीरें महंगी महंगी कारों और आलिशान चीजों के साथ विदेशी टूर पर उनकी तस्वीरें वायरल होने लगी, तब नेपाल की सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने में जुट गई और वो असल में अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। आप काठमांडू पोस्ट का ये 6 सितंबर का लेख देखिए जिसमें यह लिखा है कि नेपाल के युवा इस बात से खासे नाराज हैं कि सरकार अपने बच्चों का लग्जरी लाइफस्टाइल छिपाने के लिए सोशल मीडिया को ही बंद कर रही है। ऐसे एक नहीं अनेकों लेख हैं जिसमें यह बताया गया कि हाल के दिनों में नेपाल में लोगों का गुस्सा नेपो किड्स के खिलाफ था। वो नेताओं से तो नाराज थे ही, लेकिन किस बात से नाराज थे कि हम जो टैक्स देते हैं, हम जो गाढ़ी कमाई अपनी मेहनत से कमाते हैं, उसका टैक्स का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं अपने बच्चों पर। बड़ी तेजी से कई दिनों से इन नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चों के खिलाफ उनकी तस्वीरें वायरल की जा रही थी, उनको एक तरह से उनके बारे में बार बार लिखा जा रहा था और यही बात सरकार को नागवार गुजरी, ऐसा कहा जा रहा है। नेपाल में नेपो किड्स का मुद्दा यूट्यूब और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा उठाया गया। 3 दिन पहले रेडिट पर एक पोस्ट लिखी गई थी जो काफी वायरल हुई और उसे आप यहां पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। साल में कुछ देशों की यात्रा, फर्स्ट क्लास में हवाई सफर और आलिशान होटल, ये पूरा बताया गया कि नेताओं के बच्चों की, उनके पत्नियों की लाइफस्टाइल कैसी है, कहां से आता है उनके पास ऐसा पैसा। यही धीरे धीरे लोगों में गुस्सा भरता चला गया। उनका ये कहना था कि देशों की यात्रा करते हैं, फर्स्ट क्लास टिकट्स में वो बैठते हैं और उसके साथ ही वो हवाई सफर और आलिशान होटल्स में रहते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विदेश यात्रा, नेपाल में इलाज नहीं करवाते। उनका ये कहना था कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी विदेशों में जाकर इलाज करते हैं। आखिर ये पैसा आम लोगों का पैसा है। नेताओं के बच्चों के लग्जरी लाइफस्टाइल के खिलाफ उनका गुस्सा था और इस आंदोलन की शुरुआत फिलीपींस से हुई थी, जहां लोगों ने यह मुद्दा उठाया था कि जिन नेताओं को आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन जो आम जनता है उसे इस लोकतंत्र में कुछ नहीं मिलता। आपने वो तमाम चेहरे देखिए, उनकी जिंदगी देखिए, उनका लाइफस्टाइल देखिए, विदेशी यात्राओं की तस्वीरें देखिए, बड़ी बड़ी कारों के साथ उनको ठुमकते हुए देखिए, बड़े बड़े मंच पर जाते हुए देखिए, उनकी जिंदगियां देखिए। ये तमाम देशों में, चीन की भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे वीडियोस को डाल डालकर, ये तो एक फिल्म का वीडियो है जो इससे पहले चला था,
ये भी है। अलग अलग जगहों पर ऐसे जो वीडियोस डाले गए कि भाई देखो इनकी जिंदगी कैसी है। तमाम चेहरे आप देख रहे हैं, जेला अलोंटे फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली, क्लॉडीन को फ्रॉम फैमिली, ये सब की तस्वीरें ऐसी डालकर उन तमाम लोगों के बारे में लिखा गया कि इनकी जिंदगी देखिए। और इस घटना ने यह सिखाया कि नेताओं और आम जनता के बच्चों के जीवन के बीच की खाई अगर गहरी होती जाए तो ये आम लोगों के भरोसे को छलनी कर देती है और आम लोग खुद को ठगा महसूस करते हैं। और नेपाल में यही हुआ। देखिए कैसे ये सब कुछ एक ऐसे आंदोलन में बदला कि नेपाल जल रहा है। नेपाल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक साल 2019 में 17.4% लोग ऐसे थे जो सिर्फ आय से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, बुनियादी सुविधाओं के मामले में भी अति गरीब की श्रेणी में आते हैं। और इनमें भी नेपाल के 44% बच्चों को भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रखा गया है। आज नेपाल की स्थिति यह है कि वहां पर लोगों के लिए जीना मुहाल हो रहा है, परिस्थितियां बेकाबू होती चली जा रही हैं। और नेपो किड्स के खिलाफ शुरू हुआ ये गुस्सा धीरे धीरे कैसे एक सबसे बड़े विद्रोह में तब्दील हो गया कि ओली की सरकार ही 48 घंटे में सफाचट हो गई। आज नेपाल की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक सच्चाई सबसे बड़ी ये है कि भारत भी सतर्क है, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है, हमारी नजर बनी हुई है। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। कान भरने वालों का भ्रम कुछ ऐसे तोड़ देते हैं, जो समझदार हैं वो मुस्कुराकर महफिल छोड़ देते हैं। नमस्कार।